11 जनवरी 1982 मुंबई में हर दिन की तरह सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। लोकल ट्रेनों की सीटी, भीड़ भाड़ वाली बसें और ऑफिस जाने वालों की जल्दी, सब कुछ वैसे ही चल रहा था। लेकिन दोपहर तक इस शहर की रफ्तार अचानक थम गई। खबर आई कि वडाला में पुलिस ने दिन दहाड़े एक खतरनाक गैंगस्टर को गोलियों से भून दिया है। ये गैंगस्टर कोई और नहीं, मन्या सुर्वे था, जिसने अंडरवर्ल्ड की परिभाषा ही बदल दी थी। मन्या कोई सड़क का गुंडा नहीं था, वो एक एजुकेटेड युवक था जिसने कॉलेज से पढ़ाई की थी, लेकिन किस्मत और सिस्टम की नाइंसाफी ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जहां से वापसी नामुमकिन थी। जेल में सालों की सजा, बिट्रेयल और सर्वाइवल की जंग ने उसे एक ऐसे क्रिमिनल में बदल दिया जिसने पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड को चैलेंज कर दिया था। मुंबई अंडरवर्ल्ड में ये बात हवा की तरह फैल गई थी कि एक डेयरिंग गैंगस्टर आया है जो सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजी से खेलता है। वो दिमाग से प्लान बनाता था और पुलिस तक को उसमें उलझा लेता था। वही था जिसने दाऊद इब्राहिम जैसे खूंखार डॉन से सीधी टक्कर लेकर ब्लडीएस्ट गैंग वॉर की शुरुआत की और खून खराबा मुंबई के लिए आम बात बना दी। उसकी कहानी का अंत भी उतना ही सेंसेशनल था, क्योंकि मुंबई के इतिहास का ये पहला मौका था जब किसी गैंगस्टर के खात्मे के लिए पुलिस को एनकाउंटर का सहारा लेना पड़ा था। वह एनकाउंटर सिर्फ एक अपराधी की मौत नहीं थी, बल्कि एक ऐसे युग की शुरुआत थी जहां पुलिस का न्याय बंदूक की गोली से तय होने लगा। तो आइए जानते हैं मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे इंटेलिजेंट गैंगस्टर कहे जाने वाले मन्या सुर्वे की पूरी कहानी। आखिर एक अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के ने अपराध का रास्ता क्यों चुना, दाऊद इब्राहिम से उसकी दुश्मनी क्यों थी और उसने ऐसा क्या कर दिया था जो पुलिस को उसका एनकाउंटर करना पड़ा। मन्या सुर्वे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था। उसका जन्म साल 1944 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के रणपर गांव में हुआ था। मन्या सुर्वे जब काफी छोटा था तब उसकी मां ने किसी कारण दूसरी शादी कर ली। इस तरह उसे एक नया परिवार मिला जिसमें उसके सौतेले पिता और एक बड़ा भाई भार्गव सुर्वे था। दोनों सौतेले भाई थे, लेकिन उनके बीच सगे भाइयों जैसा प्यार था। साल 1952 में जब मन्या केवल 8 साल का था, तभी उसका परिवार बेहतर जिंदगी की तलाश में मुंबई आ गया और सब एल्फिंस्टन रोड के पास एक चॉल में रहने लगे। उसके सौतेले पिता एक टेक्सटाइल मिल में काम करते थे, पर घर का खर्च बहुत मुश्किल से चल पाता था। ऐसे में मन्या सुर्वे के बड़े भाई भार्गव सुर्वे को ये मुश्किल भरी जिंदगी पसंद नहीं आई और उसने धीरे धीरे अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। शुरुआत छोटी मोटी लड़ाइयों और वसूली से हुई, पर जल्द ही उसका नाम दादर के अगर बाजार में चलने लगा। आसपास के लोग उससे डरने लगे और वो भार्गव दादा के नाम से फेमस हो गया। हालांकि मन्या सुर्वे की जिंदगी अपने बड़े भाई से बिल्कुल ऑपोजिट थी। वो पढ़ने में काफी तेज था और 12th तक की पढ़ाई काफी अच्छे नंबरों से पास की। 12th के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मन्या ने अपना एडमिशन दादर के कीर्ति कॉलेज में करवा लिया। कॉलेज में वो अपनी इंटेलिजेंस, स्मार्ट ड्रेसिंग सेंस और फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए मशहूर था। टीचर्स और क्लासमेट्स दोनों ही उसे एक ब्राइट और कैरिस्मेटिक स्टूडेंट के रूप में जानते थे। उसने 3 साल बाद अपना ग्रेजुएशन 78% मार्क्स के साथ पास किया। उस वक्त के हिसाब से किसी गरीब परिवार के लड़के के लिए ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और इतने अच्छे मार्क्स तो बहुत ही कम लोग ला पाते थे। अगर जिंदगी यूं ही सीधी चलती तो मनोहर सुर्वे कभी मन्या सुर्वे नहीं बनता। वो शायद एक रिस्पेक्टेबल जॉब करता और एक शांति भरी जिंदगी जीता, लेकिन किस्मत ने जैसे उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। दरअसल उसके बड़े भाई की गलतियों का खामियाजा उसे बार बार भुगतना पड़ता था। उसका बड़ा भाई जब भी कोई क्राइम करता तो वो मुंबई से फरार हो जाता था। ऐसे में हर बार पुलिस मन्या के घर पर आती और मन्या को पूछताछ के लिए उठा ले जाती। कई बार उसे थाने में बेवजह पीटा भी गया। इसके चलते मन्या के अंदर धीरे धीरे पुलिस और सिस्टम के लिए गुस्सा पनपने लगा था। ऐसे में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद मन्या ने भी अपने भाई के दोस्तों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। इसी दौरान अपने भाई के जरिए वो एक लोकल गैंगस्टर सुमेश देसाई से मिला और जल्दी ही दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई। तब उसे शायद पता भी नहीं होगा कि क्रिमिनल टाइप के लोगों से उसकी ये दोस्ती उसे एक ऐसे दलदल की ओर ले जा रही है जहां से वो फिर कभी नहीं निकल पाएगा। उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब साल 1969 में भार्गव सुर्वे और उसके दोस्तों ने 50,000 की रैंसम ना देने पर एक लोकल बिजनेसमैन दांडेकर की हॉकी स्टिक और बैम्बू शूट से बुरी तरह पीटकर हत्या कर दी। हत्या भले ही मन्या के बड़े भाई और उसके दोस्तों ने की थी, लेकिन पुलिस ने इस केस में 25 साल के मन्या को भी अरेस्ट कर लिया। इतना ही नहीं, इस केस में कोर्ट ने उसके बड़े भाई और उसके एक साथी के साथ साथ मन्या सुर्वे को भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा देकर पुणे की येरवाड़ा सेंट्रल जेल भेज दिया। यहीं से मनोहर सुर्वे का मन्या सुर्वे बनने का सफर शुरू हुआ। एक पढ़ा लिखा युवक जिसकी ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों से हुई थी, जो जिंदगी में कुछ बन सकता था। पुलिस की नाइंसाफी ने उसके पूरे करियर और जिंदगी को पलट कर रख दिया था।
इससे गुस्से में आकर मन्या ने जेल में अपने अंदर एक नई सोच विकसित कर ली। अब वो किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी और लोगों से सीख रहा था। उसे लगने लगा था कि अगर जिंदगी ने गलत रास्ते पर धकेल ही दिया है तो उसी रास्ते पर कुछ बड़ा किया जाए। उसने जेल के अंदर कई डेंजरस क्रिमिनल से कांटेक्ट बना लिए, जिनमें से एक शेख मुनीर भी था, जो आगे चलकर उसका काफी अच्छा साथी साबित हुआ। हालांकि उसने यहाँ केवल दोस्त ही नहीं बनाए बल्कि गरम मिजाज के चलते कईयों से उसकी दुश्मनी भी हुई। ऐसा ही एक सुहास उर्फ पोतिया भाई नाम का गैंगस्टर था, जिससे आए दिन उसके झगड़े होते रहते थे। दोनों के बीच ये झगड़ा और मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि तंग आकर जेल अथॉरिटी ने मन्या को यरवदा से रत्नागिरी जेल में ट्रांसफर कर दिया। जेल की इतनी लंबी सीढ़ी पर बिताए सालों में मन्या क्राइम बेस्ड नॉवेल्स पढ़ा करता और हर दम उनसे इंस्पायर होकर फ्यूचर में कुछ वैसा ही करने के बारे में सोचता था। वो अक्सर सोचता, सिस्टम ने मुझे जब क्रिमिनल बना ही दिया है तो मैं उसी दुनिया में बड़ा नाम करके रहूंगा। लेकिन इसके लिए उसका जेल से निकलना जरूरी था। उसे 14 साल जेल में काटने थे, जबकि उसे अभी जेल में रहते 9 साल ही हुए थे। इन 9 सालों में मन्या सुर्वे एक खूंखार रूप ले चुका था और उसे अब बाकी के 5 साल जेल की सलाखों में रहना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इसलिए नवंबर 1979 आते आते उसने भागने की प्लानिंग बना ली। प्लानिंग के तहत मन्या रत्नागिरी जेल में खराब फैसिलिटीज का हवाला देकर एक लंबी हंगर स्ट्राइक पर बैठ गया। कई दिनों तक खाना ना खाने के कारण तेजी से उसका वजन घटने लगा। कुछ ही दिनों में उसका वजन 20 किलो कम हो गया और उसकी तबीयत भी काफी बिगड़ गई। जेल अथॉरिटी को डर था कि कहीं मन्या जेल में ही न मर जाए, इसलिए ट्रीटमेंट के लिए उसे एक लोकल हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया। यहीं से मन्या के जेल से भागने की तैयारी शुरू हो गई, जिसकी मुंबई पुलिस ने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ दिन तक मन्या शांति से हॉस्पिटल में रहा, लेकिन 24 नवंबर 1979 की रात कहानी ने करवट ली। उस रात मन्या के 2 दोस्त शेख मुनीर और बजिया पाटिल उससे मिलने हॉस्पिटल आए और ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर फेंककर मन्या सुर्वे को वहां से भगा ले गए। रत्नागिरी जेल से उसकी एस्केप स्टोरी ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। एक पढ़े लिखे आदमी का इतनी टाइट सिक्योरिटी से निकल भागना किसी फिल्म से कम नहीं था। किसी को तब कहां पता था कि जल्दी ही मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में मन्या सुर्वे नाम के एक ऐसे सूरज का उदय होने वाला है, जिससे अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े खिलाड़ी भी थर थर कांप उठेंगे। जिस वक्त मन्या सुर्वे ने रत्नागिरी जेल से डेयरिंग एस्केप किया, उस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड में हाजी मस्तान, वरदराजन मुदलियार और करीम लाला का नाम शिखर पर था और मुंबई पर उनका राज था। जहां हाजी मस्तान स्मगलिंग और मूवी फाइनेंसिंग से अपना एम्पायर चला रहा था, तो वही वरदराजन मुदलियार लिकर और ट्रांसपोर्ट रैकेट के जरिए साउथ मुंबई में अपनी धाक जमाए हुए था। वही पठान गैंग के मुखिया करीम लाला ने लोगों को डराकर मुंबई के वेस्टर्न इलाके पर पकड़ बना रखी थी। कहा जाता है कि मन्या ने पहले इन तीनों गैंगस्टर्स की गैंग को ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन तीनों में से किसी ने भी उसको घास नहीं डाली। इससे मन्या गुस्से से भर गया और उसने ठान लिया कि वो खुद की गैंग बनाएगा और मुंबई की गलियों में अपने नाम की ऐसी दहशत फैलाएगा कि ये तीनों उसे अपनी गैंग में शामिल होने का न्योता देंगे। वो हट्टा कट्टा था और उसकी काफी अच्छी फिजिकल स्ट्रेंथ थी, लेकिन वो इस बात को भी अच्छे से समझता था कि अगर उसे मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह बनानी है तो उसे ब्रूट फोर्सेस के साथ साथ दिमाग और प्लानिंग का भी खास इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि उसके पास ना तो किसी बड़े गैंगस्टर की प्रोटेक्शन थी और ना ही किसी तरह की कोई पॉलिटिकल बैकिंग थी। जल्दी ही उसने बजिया पाटिल और शेख मुनीर के साथ मिलकर अपनी खुद की एक गैंग बनाई। अपनी इस गैंग में उसने धीरे धीरे अपने आसपास के भरोसेमंद लोगों को जोड़ना शुरू किया। मन्या से प्रभावित होकर कुछ छोटे गैंगस्टर जैसे रहमान, उदय शेट्टी और सदाशिव पाटिल ने उससे हाथ मिला लिया। इसके बाद मन्या ने लूट मार शुरू कर दी। जेल से भागने के करीब 4 महीने बाद 5 अप्रैल 1980 को उसने बंदूक की नोक पर एक एम्बेसडर कार छीन ली और इसी को अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देने का जरिया बना लिया। इसी महीने उसने लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में 5,700 रुपए की लूट की। मन्या को पता था कि केवल लूट से उसका ना तो नाम बनने वाला है और ना ही लोगों में उसके नाम की दहशत कायम होगी। ऐसे में 15 अप्रैल 1980 को उसने अपने दोस्त शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज को इतनी बुरी तरह पीटा कि वो मरते मरते बचा। 15 दिन बाद उसने अपने एक राइवल विजय घड़गे को पुलिस कांस्टेबल की मौजूदगी में चाकू मारकर घायल कर दिया। इससे आसपास के इलाकों में उसके नाम की दहशत फैल गई। उसने अपने गैंग के लिए एक कोड ऑफ लॉयल्टी बनाया कि कोई किसी को धोखा नहीं देगा और हर काम में डिसिप्लिन रहेगा।
मन्या खुद ऑपरेशंस प्लान करता था। वो हर हाइस को डिटेल में एनालाइज करता, पुलिस मूवमेंट को स्टडी करता और रिस्क कम करने के लिए मल्टीपल एस्केप रूट्स तैयार करता। जेल में रहते हुए मन्या ने रॉबरी के ऊपर लिखी कई बुक्स पढ़ रखी थी और अब वो इसका इस्तेमाल अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज में करने लगा। जेम्स हेडली चेस की एक नॉवल से इंस्पिरेशन लेकर उसने सरकार की मिल्क स्कीम से पैसा लूटने का प्लान बनाया। उसने अपने साथी दयानंद, परशुराम काटकर और किशोर सावंत के साथ मिलकर माहिम में बादल बिजली बरखा के पास से एक कार चोरी की और गोवंदी के मिल्क स्कीम से 1,26,000 रुपए लूट लिए और गाड़ी को छोड़कर भाग गया। बाद में चोरी की गई गाड़ी बांद्रा के नेशनल कॉलेज के पास लावारिस हालत में बिल्कुल उसी तरह मिली जैसे जेम्स हेडली चेस की नॉवल में लिखा था। इसके बाद मन्या सुरवे गैंग ने कैनरा बैंक की एक ब्रांच से 1,60,000 रुपए लूट लिए। इस तरह से लूटपाट के जरिए अच्छा खासा पैसा बनाने के बाद मन्या सुरवे ने पुलिस से भी टक्कर लेना शुरू कर दिया। पुलिस से वो खास नफरत करता था। उसे 1969 में दादर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ES दाभोलकर ने अरेस्ट किया था, इसलिए वो उनको फोन कर जान से मारने की धमकी देता। उस समय तक ES दाभोलकर रिटायर हो चुके थे और वो मन्या की धमकियों से इतना ज्यादा डर गए कि उन्होंने मुंबई छोड़ दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने सफेद बालों को काला करवा लिया और अपनी दाढ़ी बढ़ा ली ताकि मन्या उन्हें पहचान न पाए। देखते ही देखते मन्या की गैंग अब पूरी मुंबई में फैलने लगी थी। उसकी गैंग में रहमान लॉजिस्टिक्स और वेपन संभालता तो भाई उदय शेट्टी प्लानिंग और ग्राउंड ऑपरेशंस करता था। सदाशिव पाटिल का काम गैंग में शामिल हुए नए लड़कों को ट्रेनिंग देने का था। इसके अलावा शेख मुनीर उसका राइट हैंड था जो उसके हर क्राइम में कंधे से कंधा मिलाकर चलता था। इस तरह मन्या ने गैंग को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म दिया जो अब किसी भी एस्टैब्लिश गैंग से टक्कर ले सकता था। एक बार मन्या और शेख मुनीर ने एक बिजनेसमैन को लूटने की प्लानिंग की। जब वो बिजनेसमैन बैंक से पैसा निकालने बैंक गया तो वो दोनों उस बिजनेसमैन का बैंक के बाहर इंतजार करने लगे। जैसे ही वो बिजनेसमैन पैसे लेकर बैंक से बाहर आया, दोनों ने बंदूक उसकी तरफ तान दी और पैसों से भरा बैग मांगा, लेकिन उस बिजनेसमैन ने बैग उन्हें देने के बजाय बैग को वापस बैंक के अंदर फेंक दिया। इससे मन्या गुस्से से भर गया और उसने उस बिजनेसमैन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे उसकी वही जान चली गई। इसके बाद मन्या और शेख मुनीर बैंक के अंदर घुसे, बैग उठाया और आराम से टहलते हुए वहां से निकल गए। इससे उसे 2 लाख रुपए मिले जो उस समय बहुत बड़ी रकम थी। इसके बाद मन्या की गैंग ने माटुंगा में एक और बड़ी हाइस्ट की जिसमें उन्होंने एक एम्बेसडर कार से 7 लाख रुपए लूट लिए जो बैंक में जमा होने जा रहे थे। क्राइम की दुनिया में नाम कमाने के बाद उसने नारकोटिक्स के धंधे में भी हाथ आजमाया। उसकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ उसकी प्लानिंग थी। वो पुलिस से हर बार एक कदम आगे रहता था। पुलिस उसकी एक्टिविटीज जानती तो थी और पकड़ने के लिए छापेमारी भी करती थी, पर कभी पकड़ नहीं पाती थी क्योंकि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो गायब हो जाता था। ऐसे में मीडिया ने भी मन्या की हवा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मीडिया ने उसको द एजुकेटेड डॉन का टैग दे दिया। उसके इंग्लिश बोलने के अंदाज, प्लानिंग स्किल्स और इंटेलिजेंट पर्सोना ने उसे आम गैंगस्टर से अलग बना दिया था। अखबारों में उसकी कहानियां छपने लगी थी। पुलिस उसे क्रिमिनल कहती थी, लेकिन कई लोग उसे सिस्टम का विक्टिम मानते थे क्योंकि कई बार पुलिस ने उसके बड़े भाई की गलतियों के लिए उसे टॉर्चर किया था और झूठे केस में फंसा दिया था, जिससे उसे 9 साल तक जेल में रहना पड़ा था। जैसे जैसे मन्या का नाम बड़ा होता गया वैसे वैसे उसकी दुश्मनियां भी बढ़ती गई। इसी समय अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम तेजी से उभर रहा था और वो नाम दाऊद इब्राहिम का था। दाऊद और मन्या दोनों यंग, एम्बिशियस और इंटेलिजेंट थे, लेकिन उनकी सोच अलग थी। दाऊद हाजी मस्तान के नक्शे कदम पर चलकर स्मगलिंग और बिजनेस से अंडरवर्ल्ड को ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहता था, जबकि मन्या मुंबई की सड़कों पर अपनी सुप्रीमेसी कायम रखना चाहता था। इसी बीच पठान गैंग में भी करीम लाला की जगह नए लड़कों आलमजेब, समाद खान, सईद बाटला और आमिर ज़ादा ने ले ली थी। दाऊद की स्मगलिंग में बढ़ती पकड़ से पठान गैंग काफी परेशान था क्योंकि पहले इन धंधों पर उनका ही कब्जा था और अब उन्हें अपने धंधे में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था। ऐसे में पठानों और दाऊद के बीच रिश्ते काफी तेजी से बिगड़ रहे थे और गैंग वॉर तक की नौबत आ चुकी थी। मुंबई के गैंगस्टर्स की आपसी भिड़ंत की बात सबसे ज्यादा हाजी मस्तान को परेशान कर रही थी क्योंकि वो दोनों ही गैंग से अपने काम निकलवाया करता था। ऐसे में हाजी मस्तान ने एक दिन अपने घर पर दाऊद और करीम लाला के लोगों को बुलवाया और उनसे कुरान पर हाथ रखवाकर कसम खिलवाई कि आगे से वो आपस में खून खराबा नहीं करेंगे। इससे कुछ दिन तक तो शांति कायम रही, लेकिन पठान गैंग के लड़के खुद का नाम बनाने के लिए बेचैन
थे, इसलिए जल्दी ही दोनों के रिश्ते एक बार फिर से खराब हो गए। ऐसे में पठान गैंग कुछ ऐसा चाहता था जिससे दाऊद को गहरी चोट पहुंचे और वो डरकर स्मगलिंग के धंधे को ही छोड़ दे। लेकिन उस समय तक दाऊद इतना मजबूत हो चुका था कि अकेले पठानों के लिए उसे रास्ते से हटा पाना इम्पॉसिबल था। ऐसे में पठान गैंग के आलमजेब को मन्या सुरवे में एक ऐसा साथी दिखा जो उनके काम को आसान कर सकता था। मन्या भी अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बुलंद करने के लिए बेताब था और कुछ बड़ा करना चाहता था। इस तरह से पठान और मन्या सुरवे के बीच गठजोड़ की नींव पड़ी, जो कुछ ही महीने बाद दाऊद को एक ऐसी चोट देने वाला था जिससे वो अंदर तक हिल जाने वाला था। दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी को आगे ले जाने में उसके बड़े भाई सबीर इब्राहिम का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन सबीर इब्राहिम थोड़ा लापरवाह किस्म का इंसान था। अंडरवर्ल्ड में इतनी दुश्मनी होने के बाद भी वो कभी कभी अकेले गाड़ी लेकर मुंबई की सड़कों पर निकल जाया करता था। ऐसे में पठान गैंग और मन्या सुरवे ने सोचा कि अगर दाऊद को गहरी चोट पहुंचानी ही है तो क्यों ना उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी उसके बड़े भाई सबीर इब्राहिम को ही रास्ते से हटा दिया जाए। इसके बाद मन्या सुरवे, आमिरजादा खान और आलमजेब खान सबीर इब्राहिम के डेली रूटीन को फॉलो करने लगे। उसकी हर मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी। उसको रास्ते से हटाने का सही मौका मन्या सुरवे को 12 फरवरी 1981 को लगा, जब देर रात सबीर अपनी महबूबा चित्रा को गाड़ी में साथ लेकर मुंबई की सड़कों पर घूम रहा था। मन्या सुरवे अपनी गैंग के साथ एक फूलों से सजी एम्बेसडर में बैठकर उसके पीछे लग गया। जैसे ही सबीर ने पेट्रोल डलवाने के लिए अपनी कार पेट्रोल पंप पर रोकी, मन्या सुरवे ने वही अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पर अंधाधुंध गोलियों की बौछार कर दी। कई गोलियां सबीर के शरीर में धंस गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए। कुछ घंटे बाद जब दाऊद को इसकी खबर लगी तो वो सन्न रह गया और अपने भाई की हत्या करने वाले को बर्बाद करने की कसम खा ली। दाऊद और मन्या सुरवे के बीच कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में दाऊद इस बात से परेशान था कि आखिर मन्या ने पठान खासकर गैंग वॉर में पठानों का साथ क्यों दिया। चूंकि मन्या ने उसके बड़े भाई को मारा था, इसलिए दाऊद ने तय कर लिया कि मन्या को भी इसकी कीमत चुकानी होगी। हालांकि दाऊद को भी मन्या से डर था कि अगर उसने डायरेक्ट मन्या को मारने की कोशिश की तो इस दौरान मन्या उसको भी मार सकता है। इसलिए इस बार उसने पुलिस से हाथ मिला लिया। उसने तय किया कि वो मन्या की हत्या पुलिस के हाथों करवाएगा, जिससे उसके रास्ते का कांटा भी साफ हो जाए और उसे कांटा भी न चुभे। ऐसे में दाऊद अपने आदमियों का इस्तेमाल करके मन्या और उसके गुर्गों की हर एक एक्टिविटी की खबर पुलिस तक पहुंचाने लगा। मन्या के जेल से भागने और उसके लगातार बढ़ते कारनामों से मुंबई पुलिस की पहले ही बदनामी हो रही थी और सबीर की हत्या के बाद पुलिस पर और भी प्रेशर बन गया था। ऐसे में अब पुलिस के लिए मन्या सुरवे पर काबू पाना जरूरी हो गया था। मन्या सुरवे ने दाऊद के भाई की बेरहमी से हत्या करके वो काम कर दिया था जो अंडरवर्ल्ड में इतना नॉर्मल नहीं था। लाख दुश्मनी के बाद भी गैंगस्टर्स अक्सर इस हद तक नहीं जाते थे। यही वो हत्या थी जिसके बाद मुंबई में ब्लडीएस्ट गैंग वॉर की नींव पड़ी और गैंगस्टर्स एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। पुलिस ने मन्या सुरवे को पकड़ने के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में दबिश देना शुरू किया और धीरे धीरे मन्या के गैंग के सदस्यों पर शिकंजा कसा जाने लगा। दाऊद के लोगों की इन्फॉर्मेशन ने अपना रंग दिखाना शुरू किया और कुछ ही महीने के बाद मन्या के गुर्गे पुलिस के हत्थे चढ़ने लगे। 22 जून 1981 को शेख मुनीर को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले कुछ दिनों में मन्या के कई और साथी पुलिस की गिरफ्त में आ गए, लेकिन मन्या खुद पुलिस के हाथ नहीं आया। उसने भिवंडी में एक सेफ हाउस को अपना ठिकाना बना लिया था। 9 नवंबर 1981 को पुलिस ने वहां भी रेड की, मगर मन्या वहां से पहले ही भाग चुका था। ऐसे में थक हार कर मन्या को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3 अधिकारियों की एक स्पेशल टीम बनाई, जिसमें इंस्पेक्टर आइजैक भगवान, राजा तंबत और सीनियर इंस्पेक्टर वाईडी भिड़े शामिल थे। इनके अंडर दर्जनों पुलिस वाले सिर्फ मन्या सुरवे को पकड़ने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में ऑपरेशन करने वाले थे। मन्या के लिए डेडिकेटेड पुलिस टीम्स की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि वो अकेला एक गैंग के बराबर था। उसके हथियार और दिमाग दोनों साथ साथ चलते थे। कहा जाता है कि वो हैंड बॉम्ब्स ऐसे लेकर चलता था जैसे लोग फल की थैली लेकर चलते हैं। उसके पास हमेशा एक गन, एक डैगर और एक एसिड की बोतल होती थी। वो जल्दी किसी पर भी भरोसा नहीं करता था, इसलिए अपने मूवमेंट्स अपने दोस्तों से भी छुपा कर रखता था। हालांकि उसका ये उसूल गर्लफ्रेंड विद्या के मामले में टूट जाता था और उसकी यही चूक जल्दी ही उसे मौत के पास ले जाने वाली थी। करीब 2 महीने तक पीछा करने के बाद 11 जनवरी 1982 को पुलिस को एक सॉलिड टिप मिली कि मन्या अपनी गर्लफ्रेंड विद्या से वडाला के अंबेडकर कॉलेज के पास वाले बस स्टॉप पर मिलने वाला है। ऐसे में मुंबई पुलिस ने मन्या को पकड़ने के लिए तुरंत ट्रैप बिछाया। कई पुलिस वाले जीन्स और टी-शर्ट पहनकर स्टूडेंट्स बन गए। सीनियर ऑफिसर्स प्रोफेसर्स बनकर पास खड़े रहे और अपनी गन्स मोटी किताबों में छुपा ली। इस तरह उस दिन दोपहर के करीब 1:30 बजे तक क्राइम ब्रांच की 3 टीम के 18 ऑफिसर्स भेष बदलकर अंबेडकर कॉलेज के चारों तरफ फैलकर मन्या के आने
का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। करीब 20 मिनट बाद वहां एक टैक्सी पहुंची जिसमें से मन्या सुर्वे उतरा। आसपास के माहौल को देखते ही कुछ ही पलों में मन्या को शक हो गया कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे में उसने जेब से अपनी वेबली एंड स्कॉट रिवॉल्वर निकालने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही इंस्पेक्टर आइजैक बागवान और राजा तांबत ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। पुलिस की 5 गोली उसके सीने में और एक उसके कंधे में जा लगी। इसके बाद मन्या को एक एम्बुलेंस में डालकर सैन हॉस्पिटल की ओर ले जाया गया। अस्पताल कुछ ही किलोमीटर दूर था, पर वहां पहुंचने में लगभग आधा घंटा लग गया। इसी दौरान रास्ते में ही मन्या सुर्वे की मौत हो गई। इस देरी को लेकर पुलिस पर आरोप भी लगे कि उसे जानबूझकर वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि पुलिस चाहती ही नहीं थी कि वो जिंदा रहे। मन्या सुर्वे की मौत ने पूरे मुंबई को हिला दिया। ये मुंबई पुलिस का पहला ऑफिशियल एनकाउंटर था। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने सेल्फ डिफेंस में फायर किया क्योंकि मन्या ने पहले गोली चलाई थी, लेकिन मीडिया और जनता में बहस छिड़ गई। कुछ लोग बोले कि मन्या को ट्रैप करके मारा गया ताकि पुलिस अपनी एनकाउंटर स्क्वाड को स्टैब्लिश कर सके। वहीं कई लोगों ने पुलिस की तारीफ की कि उन्होंने शहर के सबसे खतरनाक गैंगस्टर को खत्म करके अच्छा किया। मन्या की मौत ने मुंबई पुलिस की नई नीति को मजबूती दी। मन्या के एनकाउंटर के बाद मुंबई में एनकाउंटर कल्चर शुरू हो गया। अब हर बड़े गैंगस्टर के लिए मैसेज साफ था, या सरेंडर करो या फिर मरो। अगले कुछ सालों में पुलिस ने कई एनकाउंटर्स किए और 1982 से 2004 के बीच मुंबई पुलिस ने कुल 622 गैंगस्टर्स को एनकाउंटर्स में मार गिराया। लेकिन इस कहानी की एक और कड़वी हकीकत है। शुरुआत में मुंबई पुलिस ने बाकी अंडरवर्ल्ड गैंग्स को खत्म करने के लिए दाऊद इब्राहिम की मदद ली। उस वक्त माना गया कि दाऊद पुलिस के लिए एक इस्तेमाल करने लायक मोहरा है, लेकिन बाद में उसी मोहरे ने पूरा खेल पलट दिया। एक एक करके जब मुंबई में बाकी गैंग्स ढहते गए तो दाऊद अकेला सबसे ताकतवर बन गया। उसके पास पैसा था, पावर थी और काफी हद तक पुलिस का सपोर्ट भी था। अगर पुलिस ने शुरुआती दौर में डी कंपनी पर भी वही सख्ती दिखाई होती जो बाकी गैंग्स पर दिखाई थी, तो आज दाऊद शायद सिर्फ एक नाम होता, इतना बड़ा डॉन नहीं। और अगर दाऊद भी मन्या सुर्वे जैसे गैंगस्टर्स की तरह पहले ही मार दिया जाता, तो शायद मुंबई में 1993 जैसा खूनी आतंकी हमला कभी नहीं हो पाता। मुंबई पुलिस ने 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद डी कंपनी पर शिकंजा कसा, पर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मन्या तो मारा गया, लेकिन मौत के बाद भी उसकी कहानी खत्म नहीं हुई। उसकी लाइफ पर कई आर्टिकल्स, बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनी। आज भी जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड की चर्चा होती है तो उसका नाम जरूर आता है। साल 1990 में आई मशहूर गैंगस्टर फिल्म अग्निपथ का मेन कैरेक्टर विजय दीनानाथ चौहान मन्या सुर्वे से इंस्पायर था, जिसे अमिताभ बच्चन ने प्ले किया था। साल 2013 में डायरेक्टर संजय गुप्ता ने भी मन्या सुर्वे की जिंदगी पर फिल्म शूट आउट एट वडाला बनाई, जिसमें एक्टर जॉन अब्राहम ने मन्या का किरदार निभाया था। इस फिल्म के एक डायलॉग, मैं मन्या सुर्वे हूँ, सिस्टम ने मुझे बनाया है, ने उसे पॉप कल्चर आइकन बना दिया। अपराध हमेशा बुरा होता है, चाहे उसे किसी ने सिस्टम के आगे मजबूर होकर ही क्यों ना अपनाया हो। मन्या सुर्वे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगर मन्या चाहता तो वो जेल से सजा पूरी कर अपनी एजुकेशन के चलते एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छी नौकरी और सम्मानजनक पहचान बना सकता था, लेकिन उसने क्राइम का रास्ता चुना। वो इस बात को भूल बैठा कि अपराध की दुनिया में जल्दी ही पावर, पैसा और रुतबा मिलता तो है, लेकिन इसका अंत भी काफी दर्दनाक होता है। और आखिर में मन्या सुर्वे को भी अपने चुने हुए रास्ते की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगर आपको मन्या सुर्वे की कहानी पसंद आई तो आपको हमारी राइज ऑफ मुंबई माफिया सीरीज की बाकी वीडियोस भी काफी पसंद आएंगी, जिनमें हमने हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली की कहानी को कवर किया है। तीनों ही वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।